नमस्कार मित्रों, प्रतिमान क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत प्रतिपादित किए हैं, जिनमें से सबसे पहला मत है अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत। अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत। और इस मत को प्रतिपादित किया है चंदरबरदाई ने। चंदरबरदाई। और इसका प्रसिद्ध ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। ये चंदरबरदाई कौन था? ये प्रसिद्ध चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान का मित्र और इसका दरबारी था। तो इसने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में लिखा है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। तो देखिए, पृथ्वीराज रासो के अनुसार जब भगवान परशुराम ने संपूर्ण पृथ्वी से क्षत्रिय जाति का विनाश कर दिया था, उस समय राक्षसों का आतंक पृथ्वी पर अत्यधिक बढ़ गया था। और ये राक्षस ऋषि मुनियों द्वारा किए जाने वाले हवन या यज्ञ में मांस, हड्डियां इत्यादि वस्तुएं डालकर इस यज्ञ को अपवित्र कर देते थे। तो इसी समस्या से निजात पाने के लिए वशिष्ठ ऋषि ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया और उस यज्ञ से 4 क्षत्रिय योद्धाओं को उत्पन्न किया और ये क्षत्रिय योद्धा ही राजपूत कहलाए। तो देखिए, वशिष्ठ ऋषि ने आबू पर्वत पर यज्ञ कर 4 क्षत्रिय योद्धाओं को उत्पन्न किया। अब ये 4 क्षत्रिय योद्धा कौन कौन थे? तो देखो, सबसे पहले अग्निकुंड से उत्पन्न होने वाला क्षत्रिय योद्धा था प्रतिहार। ये राक्षसों का वध करने में असफल रहा। फिर अग्निकुंड से दूसरा उत्पन्न होने वाला योद्धा था चालुक्य या सोलंकी। यह भी राक्षसों का वध करने में असफल रहा। फिर अग्निकुंड से उत्पन्न हुआ तीसरा योद्धा, जिसका नाम था परमार। यह भी राक्षसों का वध करने में असफल रहा। फिर अंतिम और चौथे योद्धा को उत्पन्न किया, जिसका नाम था चाहमान या चौहान। इसने राक्षसों का वध किया और राक्षसों का अंत किया और इस समस्या से निजात दिलाई। तो देखिए, ये चारों योद्धा हो गए। तो राक्षसों का अंत करने वाला योद्धा था चाहमान या चौहान और ये था चौथे नंबर का योद्धा और इसने राक्षसों का अंत किया। और पहले नंबर का योद्धा हो गया प्रतिहार। ये हो गया फर्स्ट नंबर का योद्धा। तो अब इसमें से सवाल कैसे बनेगा कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार सबसे शक्तिशाली क्षत्रिय योद्धा कौन सा था? तो देखिए, तीनों क्षत्रिय योद्धा तो राक्षसों का वध करने में असफल रहे और चौथे क्षत्रिय योद्धा चाहमान ने राक्षसों का वध किया और राक्षसों का अंत किया था। तो इसीलिए पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार सबसे शक्तिशाली योद्धा होगा चाहमान या चौहान। अब सवाल दूसरा इस ढंग से पूछा जाता है कि चारों अग्निवंशीय राजपूत वंशों में सबसे प्रसिद्ध राजपूत राजवंश कौन सा है? तो जब प्रसिद्ध राजपूत राजवंश की बात हो तब उत्तर चौहान नहीं आकर अब उत्तर आएगा प्रतिहार। देखो, ये जो प्रसिद्धि की बात हो रही है कि चारों में से सबसे ज्यादा प्रसिद्धि किसने प्राप्त की, ये इतिहास की दृष्टि से पूछा जा रहा सवाल है। चौहानों में तो केवल कुछ शासक हुए हैं जिन्होंने प्रसिद्धि पाई, जैसे पृथ्वीराज चौहान, हमीर देव चौहान, कानड़ देव चौहान।
लेकिन हम बात करें प्रतिहारों की, तो प्रतिहार राजवंश पूरा ही प्रसिद्धि से भरा हुआ है। इन्होंने लगभग 600 वर्षों तक अरब आक्रमणकारियों से उत्तर पश्चिमी भारत की सीमाओं की रक्षा की थी और 600 वर्षों तक इनकी प्रसिद्धि रही थी। पूरा राजपूत काल ही प्रतिहारों का काल है। तो यदि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध राजवंश कौन सा है ये पूछा जाए तो वो इतिहास की दृष्टि से उत्तर देना पड़ेगा और वो है प्रतिहार। यदि पृथ्वीराज रासो के अनुसार हम बात करें कि सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन सा है तो वो है चहामान या चौहान। क्यों? क्योंकि इसी ने राक्षसों का अंत किया था। अब देखिए, इसके अलावा इसमें से ये सवाल खूब पूछे गए हैं कि सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन सा था, सबसे प्रसिद्ध राजवंश कौन है, अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये खूब सवाल पूछे गए हैं। लेकिन अब इसमें से नया सवाल कौन सा बनेगा? नया सवाल ये बनेगा कि अग्निवंशीय राजपूतों में उत्पत्ति की दृष्टि से क्रम है, यानी अग्निकुंड से जो उत्पन्न हुए हैं उस उत्पत्ति की दृष्टि से सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले नंबर पर उत्पन्न हुआ है प्रतिहार। ये हमें ध्यान रह जाएगा कि सबसे पहले उत्पन्न हुआ प्रतिहार। सबसे अंत में कौन उत्पन्न हुआ? सबसे अंत में उत्पन्न हुआ चहामान या चौहान, क्योंकि इसी ने राक्षसों का वध किया। तो ये चौथा भी हमारे ध्यान रह जाएगा। समस्या आती है दूसरे और तीसरे में। हम अक्सर प्रतिहार के पश्चात परमार बोल जाते हैं, प्रतिहार और फिर परमार। हम बोलते हैं प्रतिहार परमार चालुक्य चौहान, क्योंकि हम पै को एक साथ बोल जाते हैं और च को एक साथ। तो इसके संबंध में थोड़ी सी बात ये ध्यान रखनी है कि पै और पै एक साथ नहीं आएंगे और च एक साथ नहीं आएंगे। यानी सबसे पहले नंबर पर हमने लिख दिया प्रतिहार, सबसे अंतिम नंबर पर लिख दिया हमने चौहान। अब हमें ये बात ध्यान है कि पै के पश्चात पै नहीं लिखना है। जब पै नहीं लिखना है तो बच गया चालुक्य, तो पहले लिखना है चालुक्य और फिर आ जाएगा परमार। तो ये हमें क्रम इस तरह से ध्यान रह जाएगा कि पै के बाद पै नहीं आएगा और च के बाद च नहीं आएगा। तो इस तरह से इस क्रम को ध्यान रखना है। तब देखिए, इस बात को हमें नोट भी करना है। कौन सी बात है? कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार सबसे शक्तिशाली योद्धा चहामान या चौहान था। दूसरा तथ्य जो हमें नोट करना है, चारों अग्निवंशीय राजपूतों में सबसे प्रसिद्ध राजवंश प्रतिहार राजवंश था। और एक तथ्य और हमें ध्यान रखना है, वो कौन सा है? कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में कुल 36 राजपूत कुलों का उल्लेख किया गया है। ये बात हमें और ध्यान रखनी है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में कुल 36 राजपूत कुलों का उल्लेख किया गया है। इस राजपूत कुल का अर्थ क्या होगा? ये राजपूत कुल हैं, जैसे प्रतिहार है, चालुक्य है, परमार है, चहामान है, कदंब है, पल्लव है, गुहिल है। ये सभी क्या है? ये सभी राजपूत कुल हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर 36 राजपूत कुलों का उल्लेख मिलता है चंद्रबरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में। अब हमने पढ़ लिया अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत। अब देखिए, कुछ विद्वान तो इस मत का समर्थन करते हैं और कुछ विद्वान इस मत का खंडन करते हैं। कुछ कहते हैं कि ये अग्निकुंड से उत्पत्ति का जो सिद्धांत है ये पृथ्वीराज रासो के लेखक के दिमाग की एक काल्पनिक उपज है, ये कोई सत्य घटना नहीं है। क्योंकि क्या अग्निकुंड से किसी व्यक्ति का जन्म हो सकता है? तो वो विद्वान इस बात का खंडन करते हैं। और कुछ विद्वान इसके पक्ष में खड़े होते हैं, वो समर्थन करते हैं। वो कहते हैं हाँ, राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से ही हुई है। तो हमें इसके समर्थनकर्ताओं के बारे में ध्यान रखना है और इसके खंडनकर्ताओं के बारे में भी ध्यान रखना है। अब देखिए, देखते हैं इसके समर्थनकर्ता कौन है और खंडनकर्ता कौन है।
तो देखिए सबसे पहले देखते हैं इसके समर्थनकर्ताओं के बारे में। समर्थनकर्ता, अब इसके समर्थनकर्ता कौन कौन है? इसमें 3 विद्वानों को हमें ध्यान में रखना है। इसके समर्थनकर्ता हैं सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण, एक है मुणहोत नैणसी, मुणहोत नैणसी, एक है जोधराज। इन 3 विद्वानों के बारे में हमें ध्यान रखना है कि ये अग्निकुंड से उत्पत्ति के जो सिद्धांत है उसका समर्थन करते हैं और ये मानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से ही हुई है। तो सूर्यमल मिश्रण की एक पुस्तक है जिसका नाम है वंश भास्कर, वंश भास्कर, और इसमें बूंदी के चौहानों का इतिहास मिलता है। मुणहोत नैणसी की जो बुक है वो है नैणसीरी ख्यात, नैणसीरी ख्यात। इसी प्रकार जोधराज का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है हमीर रासो। इसके अलावा जितने भी अन्य विद्वान हैं वो इस बात का खंडन करते हैं। इन 3 नामों के अलावा यदि कोई अन्य नाम मिलता है तो वो सभी इस मत का खंडन करता है, खंडन करता। अब देखिए खंडनकर्ता में कौन कौन है। एक सबसे प्रसिद्ध विद्वान जिसका नाम ध्यान रखना है G.H. ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ये अपने मत के अलावा प्रत्येक मत का खंडन करता है, तो इसीलिए इसको महत्वपूर्ण रूप में ध्यान रखना है कि ये अपने मत के अलावा सभी का खंडन करता है। तो विशेष रूप से ध्यान रखें G.H. ओझा को। इसके अलावा और कौन कौन खंडन करते हैं? C.V. वैद, दोनों शर्मा जी, दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा। इसके अलावा डॉक्टर जगदीश सिंह गहलोत, एक है डॉक्टर ईश्वरी सिंह प्रसाद। ये विद्वान सभी इस मत का खंडन करते हैं। तो परीक्षा में सवाल कैसे पूछा जाएगा? निम्न में से कौन सा विद्वान राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का समर्थन करता है? और समर्थनकर्ता में ऑप्शन में मिलेगा आपको G.H. ओझा, C.V. वैद, दशरथ शर्मा और सूर्यमल मिश्रण। तो समर्थनकर्ताओं की बात करें तो उसका सही उत्तर होगा सूर्यमल मिश्रण। तो इसी प्रकार से खंडनकर्ता का सवाल आएगा एग्जाम में। निम्न में से कौन सा विद्वान राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति के मत का खंडन करता है? और आपको ऑप्शन में मिलेगा सूर्यमल मिश्रण, मुणहोत नैणसी, जोधराज और G.H. ओझा। तो उसका उत्तर आ जाएगा G.H. ओझा। इसके अलावा कहीं और भी इस अग्निकुंड से उत्पत्ति के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? हाँ, बिल्कुल मिलता है। और वो कौन कौन से स्थान हैं? एक है चौहान चंद्रिका नामक पुस्तक, चौहान चंद्रिका। इसमें मैनपुरी के चौहानों का इतिहास मिलता है, मैनपुरी के चौहानों का इतिहास। और एक है सीसाना का अभिलेख, सीसाना का अभिलेख। इसमें बेदला के चौहानों का इतिहास मिलता है, बेदला के चौहानों का इतिहास। तो चौहान चंद्रिका में भी और सीसाना अभिलेख में भी राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है। इसके अलावा एक और विद्वान है
कर्नल जेम्स टोड और विलियम क्रुक, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। कर्नल टोड प्लस विलियम क्रुक। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो देखिए, इस पुस्तक के लेखक तो हैं कर्नल जेम्स टोड और संपादक हैं विलियम क्रुक। तो इस पुस्तक के लेखक तो हो जाएंगे कर्नल जेम्स टोड, ये तो हो गए इसके लेखक, और इस पुस्तक के संपादक हैं विलियम क्रुक, इसने इसका संपादन किया था, विलियम क्रुक, ये हो गए संपादक, इसके संपादक। तो एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक हैं कर्नल जेम्स टोड और संपादक हैं विलियम क्रुक। अब देखो, ये अप्रत्यक्ष रूप से इस मत का समर्थन करते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से ही हुई है। किस प्रकार से? ये अग्निकुंड की कथा को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन उसके आधार पर राजपूतों को विदेशी बताने का प्रयास करते हैं। किस प्रकार से? ये कहते हैं कि जब 6ठी शताब्दी में विदेशी आक्रमणकारी जातियां भारत आई और भारत आकर वो शासक बन बैठी, तब उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र करके और हमारे क्षत्रिय वर्ण में सम्मिलित कर लिया गया। तो इस प्रकार से ये अग्निकुंड की कथा का समर्थन तो करते हैं और उसको स्वीकार भी करते हैं, लेकिन अलग ढंग से करते हैं। तो ध्यान रखना, ये अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से समर्थन नहीं करते। अग्निकुंड की कथा को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन अलग ढंग से स्वीकार करते हैं, और उस आधार पर, अग्निकुंड की कथा के आधार पर राजपूतों को विदेशी बताने का प्रयास करते हैं। तो इसके संबंध में ये तथ्य जरूर ध्यान में रखना। अब अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत समाप्त हो गया है। अब हम दूसरे सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। अब हम दूसरा मत पढ़ते हैं, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अलग अलग विद्वानों ने राजपूतों को विदेशी साबित करने का प्रयास किया है, और इसी संदर्भ में पहला मत है कि राजपूत सक्सीथियनों की संतान हैं। तो सक्सीथियनों की संतान, और ये कहा है कर्नल जेम्स टोड और इसकी पुस्तक के संपादक विलियम क्रुक ने। तो देखो, कर्नल जेम्स टोड और विलियम क्रुक क्या कहते हैं कि राजपूत है वो सक्सीथियनों की संतान है, और इस बात को प्रमाणित करने के लिए ये प्रमाण देते हैं कि जो हमारे यहाँ के राजपूतों की वेशभूषा है, या उनकी कुछ रीति रिवाज, या उनकी कुछ परंपराएं हैं, जैसे सती प्रथा है, बहुविवाह प्रथा है, इसके अलावा अश्व पूजा, शस्त्र पूजा इत्यादि कुछ गुण हैं, वो मध्य एशिया की जाति सक्सीथियनों से मिलते हैं। तो अतः हमारे यहाँ के राजपूतों की उत्पत्ति मध्य एशिया की जाति सक्सीथियनों से हुई है, इसीलिए यहाँ के राजपूत विदेशी हुए। लेकिन इस बात का खंडन करते हैं G.H. ओझा जी, और G.H. ओझा जी कहते हैं कि कर्नल जेम्स टोड जी, जो आप ये बात कह रहे हो कि हमारे यहाँ के राजपूतों और पश्चिम ये मध्य एशिया की जाति सक्सीथियनों की कुछ विशेषताएं आपस में मिलती जुलती है, ये इस बात का तो प्रमाण नहीं है कि हमारे यहाँ के राजपूत हैं वो सक्सीथियनों की संतान है, बल्कि ये तो इस बात का घोतक है कि हमारे आर्यों ने जाकर वहाँ हमारी संस्कृति का प्रचार किया था। तो उनकी उत्पत्ति यानी सक्सीथियनों की उत्पत्ति हमारे राजपूतों से हुई है, ना कि हमारे राजपूतों की उत्पत्ति सक्सीथियनों से हुई है।
तो इस बात का खंडन करते हैं जीएच ओझा। तो ध्यान रहे, कर्नल जेम्स टोड और विलियम क्रुक के विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन करते हैं जीएच ओझा जी। इसके अलावा दूसरा मत है कि राजपूत हुणों की संतान है, हुणों की संतान। ये किसने कहा है? ये कहा है V.A. स्मिथ ने। इसके अलावा तीसरा एक मत और है, उसमें कहा गया है कि राजपूत है ये यूची कुषाण जाति के वंशज हैं, यूची कुषाण जाति के वंशज। ये कहा है कनिंघम महोदय ने, और कनिंघम महोदय ने राजपूतों को यूची कुषाण जाति के वंशज सिद्ध करने के लिए ब्रोच गुजर के ताम्रपत्र का सहारा लिया है। तो किस आधार पर कहा है कनिंघम ने? ब्रोच गुजर के ताम्रपत्र के आधार पर, ब्रोच गुर्जर के ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची कुषाण जाति के वंशज सिद्ध करने का प्रयास किया है। इसके अलावा एक चौथा मत और है, वो है विदेशी गुर्जर वंशीय मत, विदेशी गुर्जर वंशीय मत। ये मत है डॉक्टर भंडारकरण का, डॉक्टर D.R. भंडारकरण। ये हमारे भारतीय विद्वान हैं, बाकी अन्य सभी विदेशी विद्वान हैं। इसका पूरा नाम है देवदत्त राधाकृष्ण भंडारकरण। तो ये कहते हैं कि राजपूत है वो विदेशी गुर्जरों की संतान है। तो हमने विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत के तहत 4 मतों को पढ़ा कि राजपूत सक्सीथियनों की संतान है। ये तो है कर्नल जेम्स टोड और विलियम क्रुक का, और कर्नल टोड के इस मत का खंडन करने वाले हैं जीएच ओझा जी। दूसरा है कि राजपूत हुणों की संतान है, ये किसने कहा है? V.A. स्मिथ ने। एक है यूची कुषाण जाति के वंशज हैं, ये किसने कहा है? कनिंघम महोदय ने। और राजपूतों को विदेशी सिद्ध करने के लिए किसका सहारा लिया है? ब्रोच गुर्जर के ताम्रपत्र का सहारा लिया है। एक चौथा है विदेशी गुर्जर वंशीय मत, ये दिया है डॉक्टर D.R. भंडारकरण ने। और डॉक्टर D.R. भंडारकरण ने जो मत दिया है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, अब इसी मत के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, विदेशी गुर्जर वंशीय मत के बारे में। देखिए, अब हम डॉक्टर भंडारकरण के चौथे मत के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, और इसका मत है विदेशी गुर्जर वंशीय मत, डॉक्टर भंडारकरण। तो डॉक्टर भंडारकरण जी कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी गुर्जरों से हुई है, कि राजपूत विदेशी गुर्जरों की संतान है। और डॉक्टर भंडारकरण कहते हैं कि जो ये गुर्जर थे ये विदेशी थे, गुर्जर विदेशी थे। ये खज या खिजर जाति के थे, ये खज या खिजर जाति के थे। ये श्वेत हुणों के साथ भारत आए थे, ये श्वेत हुणों के साथ भारत आए थे। तो डॉक्टर भंडारकरण जी कहते हैं कि जो गुर्जर थे वो विदेशी थे, और ये गुर्जर जो विदेशी थे ये खज या खिजर जाति के थे, और इनका संबंध श्वेत हुणों के साथ स्थापित करते हुए डॉक्टर भंडारकरण कहते हैं कि ये श्वेत हुणों के साथ भारत आए थे। अब देखिए, क्या डॉक्टर भंडारकरण ने सभी राजपूतों को विदेशी गुर्जरों की संतान माना है? क्या सभी राजपूतों को खज या खिजर जाति से उत्पन्न माना है? नहीं, इसने केवल 4 राजपूत वंशों, जो प्रसिद्ध अग्निवंशीय राजपूत राजवंश है, प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान, इन 4 को ही खज या खिजर जाति से उत्पन्न माना है। तो देखना,
इसने प्रतिहार, इसके अलावा चालुक्य, परमार, चौहानों को खज या खिजर जाति से उत्पन्न माना है और इन्हें विदेशी गुजरों की संतान बताने का प्रयास किया है। अब देखना, ये बताते हैं डॉक्टर भंडारकरण कि प्रतिहार विदेशी थे और गुजरों की संतान थे। ऐसे ही बताते हैं कि चौहान विदेशी थे। तो इस मत का खंडन किया है। तो प्रतिहार विदेशी थे, इस मत का खंडन करने वाले हैं सीवी वैद, सीवी वैद। और चौहान विदेशी थे, इस बात का खंडन किया है दशरथ शर्मा ने। तो देखना कैसे, प्रतिहारों के संबंध में सीवी वैद जी कहते हैं कि चलो ये तो बात मान ली, भंडारकरण जी की ये तो बात मान ली कि गुर्जर जाति है वो विदेशी है, लेकिन जो ये प्रतिहारों को विदेशी किस हिसाब से कह रहे हैं? क्योंकि प्रतिहार को प्रतिहार लिखते हैं गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। बोला प्रतिहारों के नाम के आगे जो ये गुर्जर शब्द लगा हुआ है ये किसी जाति के कारण नहीं लगा है, ये गुजरात देश पर शासन करने के कारण ये गुर्जर कहलाए थे, वरना ये तो प्रतिहार है ही, गुजरात देश पर शासन करने के कारण ये गुर्जर कहलाए। तो गुर्जर जाति बेशक विदेशी हो, तो इसीलिए प्रतिहार विदेशी नहीं है, यानी प्रतिहार विदेशी थे। डॉक्टर भंडारकरण के इस मत का खंडन किया है सीवी वैद ने। ऐसे ही बात आती है चौहानों की। तो देखिए डॉक्टर भंडारकरण ने चौहानों को विदेशी साबित करने का प्रयास कैसे किया है। डॉक्टर भंडारकरण जी को एक सिक्का मिल गया और इस सिक्के पर लिखा हुआ था वासुदेव वाहेमान, और इस सिक्के पर वासुदेव वाहेमान लिखा हुआ था और डॉक्टर भंडारकरण ने इस वासुदेव वाहेमान को वासुदेव चाहेमान माना है कि वो ये वही वासुदेव चाहेमान है जिसने चौहान राजवंश की स्थापना की, और इस आधार पर इसने चौहानों को खज या खिजर जाति का मान लिया कि चौहानों की उत्पत्ति खज या खिजर जाति से हुई है। फिर आए डॉक्टर दशरथ शर्मा जी, ये बोले कि डॉक्टर भंडारकरण जी इतना तो ज्ञान हमें भी है कि इस पर वासुदेव वाहेमान लिखा हुआ है, वासुदेव चाहेमान नहीं। बोला जिस वासुदेव वाहेमान की आप बात कर रहे हो ना, इसका समय और वासुदेव चाहेमान का समय, दोनों का समय अलग अलग है, अर्थात ये दोनों समकालीन है ही नहीं। तो इसीलिए जब समकालीन है ही नहीं, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति भी नहीं है, तो चौहान विदेशी कैसे हुए? तो अतः चौहान विदेशी नहीं है। तो डॉक्टर भंडारकरण के इस मत का खंडन किया है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। तो इसके बारे में हमें लिखना है। पहला हो गया खंडनकर्ता के बारे में, चौहान विदेशी थे। इसके खंडनकर्ता कौन हो जाएंगे? इसके खंडनकर्ता है दशरथ शर्मा, खंडनकर्ता दशरथ शर्मा। ये डॉक्टर भंडारकरण के मत का खंडन कर रहे हैं दोनों के दोनों विद्वान। और दूसरा हो जाएगा कि प्रतिहार विदेशी थे, प्रतिहार विदेशी थे, ये बात कह रहे हैं डॉक्टर भंडारकरण। और इस बात का खंडन कौन कर रहे हैं? इस बात का खंडन कर रहे हैं सीवी वैद, खंडनकर्ता सीवी वैद। अब परीक्षा में सवाल कैसे पूछा जाएगा? महत्वपूर्ण बात यह है, परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा कि चौहानों की उत्पत्ति खज या खिजर जाति से हुई है। डॉक्टर भंडारकरण के इस मत का खंडन करने वाले विद्वान हैं, ऑप्शन में मिलेंगे G.H. ओझा, दशरथ शर्मा, सीवी वैद या अन्य किसी विद्वान का नाम मिलेगा। तो चौहान विदेशी थे, इस बात का खंडन किया है दशरथ शर्मा ने, तो उत्तर सही होगा दशरथ शर्मा। अब ऐसे ही दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि प्रतिहार विदेशी थे, डॉक्टर भंडारकरण के इस मत का खंडन किसने किया है? तो इस मत का खंडन किया है सीवी वैद ने। तो ये हो गया अपना विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत।
अब हम तीसरे सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे, ब्राह्मण वंशीय उत्पत्ति का सिद्धांत। अब देखिए तीसरे मत के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। ये लो, अब देखिए कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। इस संबंध में 3 प्रकार के मत प्रचलित हैं। सबसे पहला मत है चौहान ब्राह्मण थे, चौहान ब्राह्मण थे। दूसरा मत है गुहिल ब्राह्मण थे, गुहिल ब्राह्मण थे। और तीसरा मत है कि परमार ब्राह्मण थे। तो ये बात कौन कहता है कि चौहान ब्राह्मण थे? ये बात कहते हैं डॉक्टर भंडारकरण जी, डॉक्टर भंडारकरण। देखो अभी हम भंडारकरण के संबंध में पढ़ के आए हैं कि ये चौहानों को थोड़ी देर पहले ही खजिया खिजर जाति से उत्पन्न मान रहे थे। तो इस संबंध में हम अभी बात करेंगे, क्योंकि ये डॉक्टर भंडारकरण वो व्यक्ति है, ये कहीं भी जाते थे और अपनी टांग लगा के बीच में आ जाते थे। तो डॉक्टर भंडारकरण खजिया खिजर जाति से भी उत्पन्न मानते हैं और चौहानों को ब्राह्मण भी मानते हैं। अभी हम इस संबंध में बात करेंगे। दूसरे विद्वान हैं दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा। ये शर्मा जी हैं तो ये ब्राह्मणों की बात करते हैं। इसके अलावा है जान कवि। ये तीनों विद्वान हैं, ये चौहानों को ब्राह्मण बताते हैं। अब बात करते हैं गुहिल ब्राह्मण थे। ये बात कौन कौन कहते हैं? तो गुहिल ब्राह्मण थे, फिर से डॉक्टर भंडारकरण आ जाएंगे। डॉक्टर भंडारकरण, मैंने अभी बताया कि डॉक्टर भंडारकरण जहां भी जाते और अपनी टांग लगा के बीच में आ जाते थे। इसके अलावा दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा। और एक शर्मा जी और बढ़ जाएंगे, गोपीनाथ शर्मा। ये कहते हैं कि गुहिल ब्राह्मण थे। इसके अलावा तीसरा मत है कि परमार ब्राह्मण थे। ये बात कौन कहता है कि परमार ब्राह्मण थे? ये भी शर्मा जी ही कहते हैं, और वो शर्मा जी है दशरथ शर्मा जी। तो देखना दशरथ शर्मा तीनों में आ रहे हैं। ब्राह्मणों की जब जब बात हो रही है तो दशरथ शर्मा जी यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं। तो देखिए अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि चौहान ब्राह्मण थे। अब हम राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति के सिद्धांत के संबंध में जो पहला मत था उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि चौहान ब्राह्मण थे, चौहान ब्राह्मण थे। तो चौहान ब्राह्मण थे, इस संबंध में हमने 3 विद्वानों को देखा, डॉक्टर भंडारकरण, डॉक्टर दशरथ शर्मा और जान कवि। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्टर भंडारकरण के बारे में, क्योंकि कंफ्यूजन इसी का है डॉक्टर भंडारकरण का। ये कहीं कुछ भी कह देते हैं, इनका कोई अता पता नहीं। अब डॉक्टर भंडारकरण की बात करें तो डॉक्टर भंडारकरण ने पहले तो चौहानों को खजिया खिजर जाति का बता दिया कि ये विदेशी गुजरों की संतान है, खजिया खिजर जाति के थे। लेकिन कुछ समय पश्चात डॉक्टर भंडारकरण को मिल गया बिजोलिया शिलालेख, और इसी बिजोलिया शिलालेख में जो वासुदेव चाहेमान है, वासुदेव चाहेमान, ये था चौहान वंश का संस्थापक, और इसके उत्तराधिकारी या इसके वंशज था, इसका वंशज था सामंत। तो बिजोलिया शिलालेख में इस वासुदेव चाहेमान के उत्तराधिकारी सामंत को कहा गया था वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। अब डॉक्टर भंडारकरण ने जैसे ही इस बिजोलिया शिलालेख को पढ़ा कि सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, तो बोला अब दिक्कत खड़ी हो गई। बोला मैं तो पहले ही चौहानों को खजिया खिजर जाति का बता चुका हूं। फिर इसने क्या किया, इसने कहा कि जो मेरे को जो सिक्का मिला था ना जिस पर वासुदेव वाहेमान लिखा हुआ था, वासुदेव वाहेमान, और जिसको मैं बता रहा था कि ये वही वासुदेव चौहान है, तो बोला इस वाहेमान नाम से हम इसको ब्राह्मण भी बता सकते हैं,
कि वासुदेव वाहमान वासुदेव ब्राह्मण था, और ये ब्राह्मण तो था लेकिन था खजिया खिजर जाति का ही। पहले तो बता दिया खजिया खिजर जाति का ही, बोला चाहे खजिया खिजर जाति का नहीं हो लेकिन था इन्हीं से संबंधित, था खजिया खिजर जाति का पुरोहित। पुरोहित का मतलब होता है ब्राह्मण। तो बोला इसका संबंध हम इससे भी जोड़ सकते हैं कि ये खजिया खिजर जाति का पुरोहित था। खजिया खिजर जाति का पीछा नहीं छोड़ा डॉक्टर भंडारकर ने और उसका पुरोहित बता दिया फिर से। तो इस आधार पर इससे भी लिंक कर दिया। तो ध्यान रहे डॉक्टर भंडारकर ने दोनों मत कहे चौहानों के बारे में कि चौहान ब्राह्मण भी थे और चौहान खजिया खिजर जाति से उत्पन्न हुए। तो दोनों मत हैं डॉक्टर भंडारकर के। तो अब देखना कैसे लिखेंगे इसको। इसने विदेशी उत्पत्ति के मत के साथ साथ विदेशी उत्पत्ति के मत के साथ साथ इसने विदेशी उत्पत्ति के मत के साथ साथ बिजोलिया शिलालेख के आधार पर बिजोलिया शिलालेख के आधार पर चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना है। तो मैंने बताया अभी बिजोलिया शिलालेख में वासुदेव चौहान के वंशज सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इस संबंध में हम आगे भी अध्ययन कर लेंगे, यहाँ कोई लिखना जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे विद्वान डॉक्टर दशरथ शर्मा की। डॉक्टर दशरथ शर्मा की। अब डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी यही बिजोलिया शिलालेख पढ़ा था और इसी बिजोलिया शिलालेख के आधार पर इसने चौहानों को ब्राह्मण बता दिया। तो इसने भी किस आधार पर ब्राह्मण बताया है? इसने भी बिजोलिया शिलालेख के आधार पर चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। ब्राह्मण बताया है। तो अब देखना डॉक्टर दशरथ शर्मा ने एक कथन और कहा है, उस कथन के संबंध में हमें ध्यान रखना है। तो बिजोलिया शिलालेख के आधार पर डॉक्टर भंडारकर ने भी बताया है और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी। लेकिन डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक अर्ली चौहान डायनेस्टी में लिखा है। इसकी पुस्तक के संबंध में ध्यान रखना, पुस्तक है इसकी अर्ली चौहान डायनेस्टी। अर्ली चौहान डायनेस्टी। तो ये है डॉक्टर दशरथ शर्मा की पुस्तक अर्ली चौहान डायनेस्टी। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने एक कथन लिखा है कि पल्लव कदंब गुहिलों ने या गुहिलों की भांति चौहानों ने भी परिस्थितिवश ब्राह्मणत्व को त्याग कर क्षत्रियत्व धारण कर लिया था। धारण कर लिया। तो इस कथन के संबंध में ध्यान रखना, क्योंकि कथन परीक्षा में सीधा पूछा जाता है। पूछा जाएगा कि पल्लव कदंब गुहिलों की भांति चौहानों ने भी परिस्थितिवश ब्राह्मणत्व को त्याग कर क्षत्रियत्व धारण कर लिया था। यह कथन किसका है? तो यह कथन ध्यान रखना, यह कथन है डॉक्टर दशरथ शर्मा का। तो देखो इस बात से यह भी पता चल रही है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने गुहिलों को क्या माना है? गुहिलों को ब्राह्मण माना है। तो ये भी बात पता चल रही है। तो ये डॉक्टर दशरथ शर्मा के संबंध में भी बात हो गई। अब तीसरा आता है जान कवि, उसके बारे में भी देख लेते हैं। ये लो जान कवि,
और इस जानकवि की पुस्तक का नाम है कायम खां रासो। कायम खां रासो। तो इस जानकवि ने कायम खां रासो में बताया है कि चौहानों की उत्पत्ति है वो वत्स ऋषि की आंख से हुई है। इसने क्या लिखा इसमें, इसके अनुसार चौहानों की उत्पत्ति वत्स ऋषि की आंख से हुई है। वत्स ऋषि की आंख से हुई है। तो अब देखो ये ऋषि है, इसका मतलब ये ब्राह्मणी होगा, क्योंकि ऋषि मुनि पहले कौन होते थे, ब्राह्मणी होते थे। और इसने स्पष्ट रूप से लिखा भी है कि ये जमदाग्नि गोत्र का ब्राह्मण था। ये वत्स ऋषि जमदाग्नि गोत्र का ब्राह्मण था और इसकी आंख से चौहानों की उत्पत्ति हुई है, ये कहता है जानकवि अपनी पुस्तक कायम खां रासो में। इसके अलावा अन्य दो शिलालेख हैं। एक शिलालेख है चंद्रावती का लेख, चंद्रावती आबू का लेख, आबू का लेख। और एक लेख है सुंधा पर्वत का लेख, सुंधा पर्वत का लेख। ये लेख लगवाया था चंद्रावती का लेख चौहान शासक लुंटिंग देव ने, और सुंधा पर्वत का लेख लगवाया था चौहान जालोर के चौहान शासक चचिक देव ने। तो इन दोनों शिलालेखों में भी जो चौहानों की उत्पत्ति है ये वत्स ऋषि से बताई गई है। ये वत्स ऋषि से ही उत्पत्ति बताते हैं। इसका मतलब चौहानों की उत्पत्ति कहाँ से बताते हैं, ये ब्राह्मणों से बताते हैं। तो देखो चौहान ब्राह्मण थे, इस संबंध में कितने तथ्य हो गए। चौहान ब्राह्मण थे, ये कहाँ कहा गया है, बिजोलिया शिलालेख में कहा गया। पहली बात, बिजोलिया शिलालेख के आधार पर ही डॉक्टर भंडारकरण और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। दूसरी बात, जानकवि की कायम खां रासो में चौहानों की उत्पत्ति वत्स ऋषि की आंख से मानी गई है, और वत्स ऋषि कौन था, ये ब्राह्मण था। इसके अलावा चंद्रावती आबू का लेख और सुंधा पर्वत का लेख, इन दोनों लेखों में भी चौहानों को वत्स ऋषि से उत्पन्न बताया गया है, और ये वत्स ऋषि कौन था, ये ब्राह्मण था। अब हम बात करते हैं दूसरे मत के बारे में कि गुहिल ब्राह्मण थे। अब देखिए, हम ब्राह्मणों से उत्पत्ति के संबंध में दूसरा मत पढ़ लेते हैं कि गुहिल नागर जाति के ब्राह्मण थे। गुहिल नागर जाति के ब्राह्मण थे। देखो अभी हम गुहिलों के संबंध में पढ़ के आए हैं, गुहिल ब्राह्मण थे, ये बात कौन कौन कहते हैं, ये कहते हैं डॉक्टर भंडारकरण, डॉक्टर दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा। तो हम अब बात कर लेते हैं सबसे पहले डॉक्टर भंडारकरण के बारे में ही। डॉक्टर भंडारकरण, डॉक्टर भंडारकरण। तो देखो डॉक्टर भंडारकरण ने गुहिलों को तो खजिया खिज्जर जाति से उत्पन्न नहीं माना है, इसने गुहिलों को केवल और केवल नागर जाति के ब्राह्मणों से ही उत्पन्न माना है। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना। तो देखो डॉक्टर भंडारकरण क्या कहते हैं कि जो गुहिल हैं, गुहिल नागर जाति के ब्राह्मण, नागर जाति के ब्राह्मण गुहादत्त की संतान है, गुहादत्त की संतान है, जो मूलतः आनंदपुर या बड़नगर, जो मूलतः आनंदपुर बड़नगर गुजरात के निवासी थे। तो डॉक्टर भंडारकरण गुहिलों के संबंध में क्या कहते हैं कि गुहिल है वो नागर जाति के ब्राह्मण गुहादत्त की संतान है, और ये मूलतः कहाँ के निवासी थे, ये मूलतः आनंदपुर बड़नगर जो वर्तमान में गुजरात राज्य में है, यहाँ के ये निवासी थे। अब देखो डॉक्टर भंडारकरण ने किसी ना किसी बात के आधार पर तो कहा ही होगा, तो इसने आधार किस किस को बनाया है, इसने आधार बनाया है एक तो आहाड़ का लेख, आहाड़ लेख,
इसके अलावा एक इसने आधार बनाया कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। एक इसने आधार बनाया है एकलिंग महात्म्य, एकलिंग महात्म्य। एक इसने आधार बनाया है रसिक प्रिया को। देखो एकलिंग महात्म्य इसकी रचना कानन व्यास ने की थी और ये कुंभा के काल में रचित है, यानी ये कुंभाकालीन है, कुंभाकालीन है। और पहला भाग इसका कुंभा ने ही लिखा था जिसका नाम है राजवर्णन। ये रसिक प्रिया है, ये जयदेव की कृति गीत गोविंद पर लिखी गई एक टीका है, गीत गोविंद पर लिखी गई एक टीका है जिसका नाम है रसिक प्रिया। और ये रसिक प्रिया की रचना किसने की थी? कुंभा ने स्वयं ने की थी, तो ये भी कुंभाकालीन हो गई। एक कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, ये 1460 ईस्वी की है, तो ये भी कुंभा ने लगवाई थी, तो ये भी कुंभाकालीन हो गई। यानी ज्यादातर ग्रंथ कुंभाकालीन हैं। तो इन सभी के आधार पर डॉक्टर भंडारकर ने बताया कि ये नागर जाति के ब्राह्मण थे। इन सभी में कहा गया है, गुहिल या गुहादत्त को कहा गया है कि ये आनंदपुर बड़नगर का रहने वाला था, ये ब्राह्मणों के कुल को आनंद देने वाले थे। तो इस आधार पर डॉक्टर भंडारकर ने इनको नागर जाति के ब्राह्मण मान लिया। अब देखो और किस किस को आधार बनाया है डॉक्टर भंडारकर ने। एक आधार बनाया है डॉक्टर भंडारकर ने चाटसू के अभिलेख को। जो चाटसू के गुहिल थे, चाटसू के अभिलेख को, इस चाटसू के अभिलेख में ये चाटसू का एक गुहिल शासक था जिसका नाम था भरत भट्ट। इस भरत भट्ट को कहा गया है चाटसू के अभिलेख में ब्रह्मक्षत्र कुलीन, भरत भट्ट, इसे कहा गया है ब्रह्मक्षत्र कुलीन। इसके अलावा इसने चित्तौड़ प्रशस्ति को भी अपना आधार बनाया है। चित्तौड़ प्रशस्ति, चित्तौड़ प्रशस्ति। इस चित्तौड़ प्रशस्ति में क्या है? इसमें बप्पा रावल के लिए विप्र शब्द का प्रयोग किया गया है। बप्पा रावल को इसमें कहा गया है विप्र। तो ये विप्र, ब्रह्मक्षत्र कुलीन, ये आदि शब्दों के आधार पर भी डॉक्टर भंडारकर ने बताया कि ये ब्राह्मण थे। अब बात करें, इस मत का कोई ना कोई खंडन करने वाला जरूर मिलेगा। और मैंने बताया था खंडनकर्ताओं में लगभग में जी.एच. ओझा आएगा। तो इस बात का खंडन किया है जी.एच. ओझा ने। तो डॉक्टर भंडारकर के मत का जो खंडन करता है, खंडन करता, वो है जी.एच. ओझा। और एक है सी.वी. वैद, जी.एच. ओझा और सी.वी. वैद। ये दोनों के दोनों गुहिलों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति के विरुद्ध हैं। जी.एच. ओझा भी विरुद्ध है और सी.वी. वैद भी। ये कहते हैं, जी.एच. ओझा जी अपने खंडन में क्या कहते हैं? बोला डॉक्टर भंडारकर जी पागल हो गए हैं, ये कहीं कुछ भी कह देते हैं। बोला डॉक्टर भंडारकर ने ये जो विप्र है, ब्रह्मक्षत्र कुलीन है, द्विज है, ऐसे शब्दों को पढ़ लिया है और उनके आधार पर गुहिलों को ब्राह्मण बता दिया। बोला एक बात मैं भी बताता हूं डॉक्टर भंडारकर जी को। बोला डॉक्टर भंडारकर जी आपको इन शब्दों से भ्रम हो गया, आपने ये ध्यान नहीं दिया कि जो ये शब्द लगे हुए हैं विप्र, ब्रह्मक्षत्र कुलीन, द्विज इत्यादि शब्द, इनके पुरोहितों के गोत्र के सूचक हैं, इनके मूल पुरुष के गोत्र के सूचक नहीं है। तो जहां जहां ये जाते थे राजपूत, और जहां जहां ये बसते थे और जिस पुरोहित को अपनाते थे उसी पुरोहित का गोत्र धारण कर लेते थे। तो बोला गोत्र के आधार पर आप अंदाजा मत लगाओ कि ये ब्राह्मण है। बोला गोत्र तो उनका वो धारण कर लेते थे जो उनके पुरोहित का गोत्र था। तो इस प्रकार खंडन किया है इसका जी.एच. ओझा जी ने। तो इस संबंध में एक बात हमें ध्यान रखनी है, डॉक्टर भंडारकर के इस मत का खंडन कि गुहिल ब्राह्मण थे, इसका खंडन किया है जी.एच. ओझा और सी.वी. वैद ने। अब परीक्षा में सवाल भी पूछा गया है। सवाल कैसे आया? निम्न में से कौन सा विद्वान गुहिलों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? यानी कौन सा विद्वान है जो गुहिलों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? और ऑप्शन में थे दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा तो खुद ब्राह्मण मानते हैं, गोपीनाथ शर्मा वो भी ब्राह्मण मानते हैं, डॉक्टर भंडारकर ये खुद ब्राह्मण मानते हैं, और एक ऑप्शन में था जी.एच. ओझा।
तो उस सवाल का उत्तर था GH ओझा। तो ये ध्यान रखना, कौन कौन से विद्वान हैं जो गुहिलों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध हैं। लिख लेना, इसको स्पेशल नोट कर लेना, GH ओझा और CV वैद, इसके नीचे डाल के नोट करके लिख लेना। अब देखो आगे हम बात करते हैं गोपीनाथ शर्मा जी के बारे में। अब बात आएगी गोपीनाथ शर्मा की। गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा के बारे में कुछ ध्यान नहीं रखना है। दशरथ शर्मा के बारे में केवल नाम ध्यान रखना है। दशरथ शर्मा ने भी गुहिलों को ब्राह्मण माना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। अब बात करते हैं गोपीनाथ शर्मा की। गोपीनाथ शर्मा ने किस आधार पर गुहिलों को ब्राह्मण बताया है? तो गोपीनाथ शर्मा ने जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, जिसके आधार पर डॉक्टर भंडारकर ने इनको ब्राह्मण बताया था, तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति की 2 पट्टिकाएं थी और एक पट्टी खो गई थी, ये टूटकर अलग स्थान पर चली गई थी। तो गोपीनाथ शर्मा ने इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति की द्वितीय पट्टिका की खोज की, यानी इसको दूसरी पट्टिका मिल गई और इस पट्टिका में बप्पा रावल के लिए या बप्पा रावल का संबंध है वो नागर जाति से बताया गया है, यानी नागर जाति के ब्राह्मण से। तो इस आधार पर गोपीनाथ शर्मा ने गुहिलों को नागर जाति के ब्राह्मण बताया है। तो इसमें क्या लिखना है गोपीनाथ शर्मा में? इसने कुंभलगढ़ प्रशस्ति की द्वितीय पट्टिका की खोज की। वह इसके आधार पर बप्पा रावल को नागर जाति का ब्राह्मण बताया है। तो देखो गोपीनाथ शर्मा भी गुहिलों को ब्राह्मण बताते हैं। अब हम अगले सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, ये ब्राह्मणों से उत्पत्ति के तीसरे सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि परमार ब्राह्मण थे। तो परमार ब्राह्मण थे, इसके संदर्भ में केवल एक ही बात ध्यान रखनी है कि परमार ब्राह्मण थे। ये किसने कहा है? ये कहा है दशरथ शर्मा ने। और दशरथ शर्मा ने किस आधार पर परमाणु को ब्राह्मण बताया है, ये बात देख लो। तीसरा है परमार ब्राह्मण थे। परमार ब्राह्मण थे। ये कहते हैं दशरथ शर्मा। अब आधार की बात करते हैं, किस आधार पर दशरथ शर्मा ने परमारों को ब्राह्मण माना है? तो दशरथ शर्मा ने 3 आधार माने हैं। एक तो है उदयपुर प्रशस्ति, उदयपुर प्रशस्ति। एक है तेजपाल का अभिलेख, तेजपाल अभिलेख, यानी ये वही वास्तुपाल तेजपाल है जिसने लूणवसी के मंदिर का निर्माण करवाया था, नेमिनाथ के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था देलवाड़ा के। तो एक तेजपाल अभिलेख है। इसके अलावा तीसरा है पिंगल सूत्रव्रती। इन तीनों के अंदर ही परमारों के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है और परमारों के लिए ब्रह्मक्षत्रकुलीन शब्द का प्रयोग हुआ है, ब्रह्मक्षत्रकुलीन। तो परमारों के लिए उदयपुर प्रशस्ति, तेजपाल अभिलेख और पिंगल सूत्रवृत्ति में परमारों के लिए ब्रह्मक्षत्रकुलीन शब्द का प्रयोग हुआ है। और इस आधार पर ही डॉक्टर दशरथ शर्मा ने परमारों को ब्राह्मण माना है।
तो बस परमार ब्राह्मण थे, इसके बारे में एक ही विद्वान है, डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम सूर्यवंशी और चंद्रवंशी सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, अन्य कुछ एक दो सिद्धांत है और उनके बारे में पढ़ेंगे। यदि आप सभी को कक्षा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि लगातार आपको कक्षाएं प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।